तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्वल की तरफ से आने वाली डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के बारे में। ये डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज मार्वल की तरफ से आने वाली इस साल की पहली लाइव एक्शन सीरीज है। एंड अगर हम बात करें इस सीरीज की स्टोरी और कैरेक्टर्स की, तो ये मार्वल की डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज और इसके सारे कैरेक्टर्स नेटफ्लिक्स पर आने वाली डेयरडेविल सीरीज से पूरी तरह से कनेक्टेड है। और इसीलिए डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के अंदर कोई नई स्टोरी नहीं है, बल्कि इसकी स्टोरी को वहीं से स्टार्ट किया जा रहा है जहाँ पर नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज एंड हुई थी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इन दोनों की कहानी के बीच में 6 साल का गैप होने वाला है। और अगर हम आज की बात करें तो आज के दिन मार्वल ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स को रिलीज किया है। एंड आज की वीडियो में मैं इन्हीं दोनों एपिसोड्स की स्टोरी को आप सभी के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो दोस्तों, वीडियो काफी बढ़िया है, इसलिए आप सभी से पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड आप सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। सो फिर चलिए दोस्तों, अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज के पहले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मैड बुडॉक से, जो कि इस टाइम पर अपने बेस्ट फ्रेंड्स यानी कि फॉगी लैंसन और कैरन पेज के साथ होता है। हम ये देखते हैं कि ये तीनों रोज की तरह अपना काम खत्म करके रात को आपस में मिलते हैं और थोड़ा सा हैंग आउट करने के लिए एक बार के अंदर जाते हैं। और इस बार के अंदर आके वो तीनों ड्रिंक्स पीने लगते हैं। हम ये जानते हैं कि मैड बुडॉक, फॉगी नेल्सन और कैरन पेज की दोस्ती काफी पक्की है एंड ये तीनों साथ मिलकर काफी ज्यादा हैंग आउट करते हैं। अब दोस्तों, हम ये देखते हैं कि जिस बार के अंदर ये तीनों गए हुए होते हैं, उसी बार के अंदर 2 डिटेक्टिव्स भी होते हैं। एंड ये दोनों होते हैं डिटेक्टिव चेरी और डिटेक्टिव कर्स्टन। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आज के दिन डिटेक्टिव चेरी रिटायर हो रहे होते हैं और इसीलिए आज के दिन इस बार के अंदर सभी लोग डिटेक्टिव चेरी की रिटायरमेंट को सेलिब्रेट करते हुए ड्रिंक पी रहे होते हैं। हालांकि अब इन सब के बीच ही हम ये देखते हैं कि मैट के दोस्त फॉगी लैंसन को किसी का फोन आता है और इसीलिए फॉगी फोन पर बात करने के लिए कोने में चला जाता है। अब ये देखकर मैट को थोड़ा सा अजीब लगता है और इसीलिए वो अपनी शार्प सेंसेस को यूज करता है और वो दूर खड़े फॉगी की बातों को सुनने लगता है, जिससे कि मैट को ये पता लगता है कि फॉगी इस टाइम पर बेनी नाम के किसी आदमी से बात कर रहा है और वो बेनी इस टाइम पर खतरे में है। और दोस्तों, इसी टाइम पर हम दूसरे सीन में ये देखते हैं कि ये जो बेनी है, जो कि इस टाइम पर फॉगी से बात कर रहा है, उसकी जान सही में खतरे में है एंड उस पर जो हमला करने आ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि बुलजाई है। अब इन बातों को सुनने के बाद ही मैट और पेज दोनों फॉगी के पास जाते हैं एंड वो इस बारे में जल्दी से फॉगी से पूछते हैं, जिस पर फॉगी उन दोनों को ही बताता है कि असल में बेनी नाम का आदमी उसका क्लाइंट है, जिस पर कुछ पार्सल्स और कंटेनर्स को चोरी करने का इल्जाम लगाए। और फॉगी इस टाइम पर इसी बेनी का केस लड़ रहा है, लेकिन असल में बेनी की जान को किसी से खतरा था और इसलिए फॉगी ने इस बेनी को अपने घर में छुपा लिया था ताकि फॉगी के घर में बेनी सेफ रह सके। लेकिन अभी बेनी ने उसे फोन करके बताया कि कोई उस पर हमला करने आया है और इसीलिए फॉगी मैट बुडॉक से कहता है कि उसे जल्दी से अपने घर जाना होगा ताकि वो बेनी को बचा सके। ये बात सुनकर मैट फॉगी को वहीं रुकने के लिए कहता है एंड वो फॉगी और पेज से कहता है कि बेनी की जान बचाने के लिए वो खुद जाएगा। जिसके बाद ही दोस्तों हम ये देखते हैं कि मैट बुडॉक जल्दी से अपने सूट में सूट अप होता है और वो डेयरडेविल बनके जल्दी से फॉगी के घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे डेयरडेविल काफी आगे निकल जाता है, वैसे हम ये देखते हैं कि फॉगी को बेनी का फिर से फोन आता है और इस बार फोन पर बेनी फॉगी से कहता है कि असल में बेनी ने फॉगी से फोन पर जो भी कहा वो सब कुछ झूठ था और इस ट्रैप के जरिए बुलजाई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लोकेशन जानना चाहता था कि तुम इस टाइम पर कहाँ पर हो, और अब वो तुम्हारी लोकेशन के बारे में जान चुका है। अब दोस्तों, बेनी कैसा बोलते हम ये देखते हैं कि बुलजाई थोड़ी दूरी से स्नाइपर बनकर फॉगी लैंसन की छाती में गोली मार देता है, जिसके बाद गोली लगते ही फॉगी जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर बार के अंदर से 2 गार्ड्स बाहर आते हैं, लेकिन बुलजाई देखते ही देखते उन दोनों को भी गोली से जान से मार देता है और फिर उनको मारने के बाद वो कैरन पेज को मारने आता है। लेकिन बुलजाई पेज पर हमला करता कि उससे पहले हम ये देखते हैं कि वहाँ पर डेयरडेविल वापस आ जाता है और वो बुलजाई पर अटैक करके उसे सीधा बार के अंदर घुसा देता है। जिसके बाद ही डेयरडेविल और बुलजाई दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब इस फाइट के अंदर डेयरडेविल का ये प्लान होता है कि वो जल्दी से बुलजाई को हरा दे एंड बुलजाई को हराने के बाद वो पेज के साथ मिलकर फॉगी को हॉस्पिटल लेकर जाए। लेकिन दोस्तों, हम ये देखते हैं कि इस फाइट के अंदर बुलजाई डेयरडेविल पर काफी भारी पड़ता है एंड वो डेयरडेविल की बॉडी में कई सारे चाकू घुसा देता है। लेकिन दोस्तों, इसी टाइम पर डेयरडेविल अपने सेंसेस के थ्रू ये जान जाता है कि उसका दोस्त फॉगी, जिसे बुलजाई ने गोली मार दी थी, उसकी अब मौत हो चुकी है। और अब इसीलिए इस बात को जानते ही डेयरडेविल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो अपने हीरोगिरी वाले सारे आदर्शों को भूल जाता है और फिर इसीलिए वो जल्दी से बुलजाई को पकड़ता है एंड उसे पकड़ के छत से नीचे फेंक देता है। और छत से गिरने की वजह से बुलजाई की मौत तो नहीं होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद डेयरडेविल भी जल्दी से अपना मास्क उतारता है और अपने घुटनों के बल बैठकर अपने दोस्त के लिए रोने लगता है। लेकिन दोस्तों, इतने में जो डिटेक्टिव चेरी होता है वो उसके पास आ जाता है एंड वो डेयरडेविल को देखकर ये जान जाता है कि मैट बुडॉक ही डेयरडेविल है। अब दोस्तों, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पता लगता है कि अब पूरे 1 साल बीत चुके हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले मैट बुडॉक को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता लगता है कि आज से 1 साल पहले जब उसके दोस्त फॉगी की मौत हुई थी, तब उस बात का उसे इतना ज्यादा झटका लगा था कि उस दिन के बाद से मैट बुडॉक ने डेयरडेविल
डेविल बनना हमेशा के लिए छोड़ दिया था और इसीलिए इस पूरे एक साल के अंदर मैड बुडॉक ने कभी भी डेविल की कॉस्ट्यूम पहनी नहीं है। साथ ही साथ आज भी मैड बुडॉक अपने दोस्त को बहुत याद करता है। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पर हम मैड बुडॉक के घर के न्यूज चैनल को देखते हैं, जहाँ से हमें पता लगता है कि डेविल के ना होने की वजह से न्यूयॉर्क सिटी के अंदर काफी ज्यादा क्राइम बढ़ गया है और इसीलिए न्यूयॉर्क सिटी के जो लोग हैं वो भी सेफ फील करना छोड़ चुके हैं एंड उन्हें अपने शहर में रहने में काफी ज्यादा खतरा लगता है और इसीलिए यहाँ से हमें पता लगता है कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर डेविल की बहुत ज्यादा नीड है। लेकिन दोस्तों अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा विल्सन फिस्क को देखते हैं, यानी कि किंगपिन को। लेकिन उसकी एक झलक के बाद ही हमें सीधा वेनिसा दिखाई जाती है, यानी कि किंगपिन की वाइफ। और ये किंगपिन की वाइफ यानी कि वेनिसा फिस्क इस टाइम पर किंगपिन का सारा काम संभाल रही होती है। यहाँ पर हमें किंगपिन के बारे में पता लगता है कि वो काफी टाइम से कहीं पर गया हुआ है और इसीलिए तब से लेकर अब तक उसके सारे क्राइम के कामों को वेनिसा संभाल रही है। लेकिन दोस्तों यहीं पर ही किंगपिन की एंट्री होती है, जो कि अपनी वाइफ वेनिसा से मिलता है एंड वो उससे कहता है कि अब मैं वापस आ चुका हूँ और अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। अब दोस्तों यहाँ पर किंगपिन और वेनिसा की बातों से हमें पता लगता है कि असल में बीते कई महीनों से किंगपिन की रिकवरी चल रही थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और दोस्तों मेरे ख्याल से ये सब होने का रीजन माया थी, क्योंकि अगर आप सभी को याद हो तो होकाई सीरीज के एंड में हमने देखा था कि वहाँ पर माया किंगपिन की दोनों आंखों में गोलियां मार देती है और उन दोनों गोलियों के लगने से किंगपिन मरता तो नहीं है बट उसे रिकवर होने में कई महीने लग चुके हैं, लेकिन अब फाइनली वो पूरी तरह से ठीक है। अब यहाँ पर किंगपिन वेनिसा को बताता है कि वो इस बार मेयर्स के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है और इस इलेक्शन के अंदर उससे 25,000 लोगों ने साइन करके वोट दिया है और इसलिए वो जानता है कि वो इस बार न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनकर ही रहेगा। लेकिन दोस्तों अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा कोर्ट रूम देखते हैं, जहाँ पर इस टाइम पर मैड बुडॉक, कैरन पेज और बाकी सब लोग भी आते हैं एंड इस कोर्ट रूम के अंदर हमें पता लगता है कि ये केस बुलसाई के ऊपर चल रहा है, क्योंकि आज से एक साल पहले जिस दिन बुलसाई ने मैड बुडॉक के दोस्त फॉगी को जान से मार दिया था, उसी दिन मैड बुडॉक ने बुलसाई को छत से नीचे फेंक कर घायल कर दिया था और इसीलिए बुलसाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया एंड उसके ऊपर फॉगी को मारने का ट्रायल चलने लगा एंड आज के दिन उसी ट्रायल का जजमेंट आने वाला है। अब यहाँ कोर्ट रूम के अंदर हम ये देखते हैं कि मैड बुडॉक अपने दोस्त फॉगी के लिए गवाही देता है एंड वो कोर्ट से बुलसाई के लिए सजा की मांग करता है, लेकिन साथ ही वो ये भी बोलता है कि अब चाहे बुलसाई को कोई भी सजा दे दी जाए, लेकिन उसके सजा मिलने से उसका दोस्त फॉगी वापस नहीं आने वाला है। लेकिन फिर दोस्तों उसके बाद ही हम ये देखते हैं कि कोर्ट के अंदर बुलसाई को उम्र कैद की सजा मिलती है, यानी कि अब जीवन भर वो जेल के अंदर ही रहेगा। अब इस ट्रायल के बाद ही मैड बुडॉक और कैरन पेज मिलते हैं और यहाँ पर हम ये जानते हैं कि फॉगी के मरने के बाद से ही मैड बुडॉक और कैरन पेज के बीच भी ज्यादा बातचीत नहीं होती है, यहाँ तक कि ये दोनों बहुत ही लंबे टाइम के बाद एक साथ मिल रहे हैं। यहीं पर ही पेज मैड को बताती है कि अब वो सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो चुकी है और उसे आज तक भी अपने दोस्त फॉगी के मरने का बहुत ज्यादा दुख है। अब इस बातचीत के बाद ही पेज यहाँ से जाने लगती है, बट वहाँ से जाने से पहले पेज मैट को उसके मास्क का एक टूटा हुआ हिस्सा देती है और फिर पेज वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद ही मैट अपने घर आता है एंड घर आकर खाना बनाने लगता है, लेकिन इसी टाइम पर वो न्यूज चैनल पर किंगपिन की आवाज सुनता है और किंगपिन को सुनकर उसे पता लगता है कि किंगपिन शहर का मेयर बनने वाला है और इसीलिए किंगपिन शहर का मेयर बनेगा। ये बात सुनकर उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। अब दोस्तों इस टाइम पर मैड बुडॉक अपनी लाइफ से काफी ज्यादा परेशान होता है और इसीलिए डिटेक्टिव क्रिस्टन, जो कि मैड बुडॉक की दोस्त भी होती है, वो उसे अपनी फ्रेंड डॉक्टर हैटर से मिलवाती है, जो डॉक्टर हैटर एक थेरेपिस्ट होती है और क्रिस्टन डॉक्टर हैटर और मैड बुडॉक को इसीलिए मिलवाती है ताकि वो दोनों एक दूसरे से मिलकर अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ा सके। और इसलिए दोस्तों हम ये देखते हैं कि जब मैड बुडॉक डॉक्टर हैटर से मिलता है तब उसे भी उससे मिलकर काफी अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों मैड बुडॉक किंगपिन के मेयर बनने के बारे में काफी सोच रहा होता है और इसीलिए वो ये प्लान करता है कि वो किंगपिन से मिलेगा एंड इसीलिए उससे मिलने के लिए वो सीधा किंगपिन के पास जाता है। इधर दूसरी साइड हम किंगपिन को देखते हैं, जो कि इस टाइम पर मीडिया से पूरी तरह से घिरा हुआ होता है, लेकिन उसी टाइम पर वो ये देखता है कि उसके सामने मैड बुडॉक खड़ा है और इसीलिए मैड बुडॉक को देखकर किंगपिन उसके पास जाता है एंड उससे बातचीत करता है। यहाँ मैड किंगपिन से कहता है कि उसे भी उससे बात करनी है और फिर इसके लिए वो दोनों कॉफी शॉप में आते हैं एंड अकेले एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत स्टार्ट करते हैं। यहाँ की बातचीत के अंदर हम ये देखते हैं कि किंगपिन मैड बुडॉक से कहता है कि अब वो मेयर बनने वाला है और इसीलिए वो मैड बुडॉक से कोई पंगे नहीं लेना चाहता है। लेकिन उसकी बात सुनकर मैड बुडॉक भी किंगपिन से कहता है कि उसका भी किंगपिन से पंगे लेने का, ये लड़ाई करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अब वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। इसके साथ ही इन दोनों की बातचीत में हम ये भी जानते हैं कि बेशक से दोनों अपनी अपनी लाइफ के अंदर बिजी हैं, लेकिन तब भी इन्हें एक दूसरे की लाइफ के बारे में सब कुछ पता है। जैसे कि किंगपिन ये जानते हैं कि एक साल पहले मैड बुडॉक का दोस्त फॉगी मारा गया है और उसे मारने वाला बुलसाई है। साथ ही साथ मैड भी किंगपिन के बारे में जानता है कि माया नाम की जिस लड़की को उसने पाला पोसा था, उसी ने उसकी दोनों आंखों में गोली मार दी थी। अब यहाँ पर मैड बुडॉक किंगपिन से अपना मेन सवाल करता है एंड वो उससे कहता है कि आखिरकार वो मेयर क्यों बनना चाहता है, जिस पर किंगपिन उससे कहता है कि अब वो बदल चुका है एंड इसीलिए वो पूरे शहर की भलाई चाहता है। लेकिन ये सुनकर मैड उससे कहता है कि उसे किंगपिन पर भरोसा नहीं है, लेकिन तब भी वो किंगपिन को मौका दे रहा है। बट किंगपिन ये बात याद रखे कि अगर उसने मेयर बनने के बाद भी कोई गड़बड़ी की तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही किंगपिन भी मैड बुडॉक से कहता है कि अगर एक बार मैं मेयर बन गया तो मैं शहर की भलाई का काम करूंगा और याद रखना मेयर बनने के बाद जितने भी लोग ऐसे कॉस्ट्यूम पहनकर हीरोगिरी करते हैं, मैं इन सब पर भी सख्त एक्शन लूंगा और अपने शहर के पूरे कानून को स्ट्रॉन्ग करूंगा। और फिर दोस्तों इसके अगले सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि किंगपिन शहर का मेयर बन चुका है और इसलिए जीतने के बाद किंगपिन शहर में अपने मेयर की स्पीच देता है, जो सुनकर सारे लोग काफी खुश होते हैं। बाकी इसके साथ ही हम मैड बुडॉक को भी देखते हैं, जो कि अब डॉक्टर हैटर के साथ काफी खुश रहने लगा है एंड उनकी लव लाइफ भी काफी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन अब इसके साथ ही एपिसोड 1 खत्म होता है और इसके बाद शुरुआत होती है एपिसोड नंबर 2 की। अब एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग किंगपिन से ही होती है और हम ये देखते हैं कि किंगपिन मेयर की कुर्सी पर बैठकर पूरे शहर के
सामने अपनी स्पीच देता है और वो पूरे शहर को ये बताता है कि अब से हमें किसी भी विजिलेंटी या फिर सुपर हीरो की जरूरत नहीं है। और ये सब बोलते हुए यहाँ पर वो अपनी बातों से स्पाइडरमैन, पनिशर और डेयरडेविल को भी मेंशन करता है और वो शहर के लोगों से कहता है कि अब से उन्हें ऐसे किसी भी कैरेक्टर की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सबके सब नमूने हैं, बल्कि अब से पूरे शहर के कानून को काफी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और इसीलिए सभी लोग शहर के अंदर बहुत ही सेफ्टी और सिक्योरिटी से रह पाएंगे। लेकिन दोस्तों अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा हेक्टर आइला को देखते हैं, यानी कि वही कैरेक्टर जो कि आगे चलकर व्हाइट टाइगर बनेगा। हम ये देखते हैं कि हेक्टर आइला ट्रेन पकड़ने के लिए सबवे के अंदर आता है, बट यहाँ पर आकर वही देखता है कि दो आदमी मिलकर एक आदमी को पीट रहे होते हैं। उन्हें देखकर उसे ऐसा लगता है कि शायद से वो दोनों गुंडे हैं जो कि किसी शरीफ आदमी से उसके पैसे लूट रहे हैं और इसीलिए वो जाकर उसकी मदद करता है। और वो जो दो लोग एक आदमी को मार रहे थे, हेक्टर आइला उन्हें पकड़ के उनसे लड़ने लगता है। लेकिन उनकी फाइट में हम ये देखते हैं कि हेक्टर आइला की वजह से उन दोनों में से एक आदमी ट्रेन के आगे आके मर जाता है। बट आगे चलकर उसे पता लगता है कि असल में वो दोनों कोई गुंडे नहीं बल्कि पुलिस वाले थे और हेक्टर आइला जिस एक आदमी को शरीफ समझ रहा था वही असल में कोई क्रिमिनल था। एंड यहाँ पर ये दोनों पुलिस वाले उस क्रिमिनल को पीट के पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे, लेकिन हेक्टर आइला के बीच में आने की वजह से उनमें से एक पुलिस वाले की मौत हो गई और अब इसी वजह से हेक्टर आइला को जेल हो जाती है। अब इसके बाद ही जो मैड बुडॉक होता है वो हेक्टर आइला का केस लेता है एंड इसीलिए वो हेक्टर आइला से मिलने के लिए जेल में जाता है। एंड जब वो हेक्टर आइला से बातचीत करके पूरे केस को स्टडी करता है तब उसे पता लगता है कि हेक्टर आइला ने जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से पुलिस वाले की जान ले ली है, क्योंकि उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने पुलिस वालों को गुंडा समझ लिया और उनके बीच आकर उसे झड़प कर ली, जिसके बाद ना चाहते हुए भी एक पुलिस वाला गलती से ट्रेन के आगे आकर मर गया। बाकी दोस्तों इसी टाइम पर हम किंगपिन को देखते हैं, यानी कि शहर के नए मेयर को, जो कि इस टाइम पर कार में बैठ के कहीं पर जा रहा होता है। लेकिन जिस रास्ते से किंगपिन जा रहा होता है वही देखता है कि उस रोड पर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है और इसलिए जब कार से उतर के वो आगे इंक्वायरी करता है तब उसे पता लगता है कि जिस रोड से वो जा रहा है उसी रोड पर आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो चुका है और इसीलिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की टीम ने उस गड्ढे को घेर लिया है एंड वो उस गड्ढे को भरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन किंगपिन उनके पास जाकर उनसे पूछता है कि आखिरकार वो लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं, जिस पर वो सारे वर्कर्स किंगपिन को ही बताते हैं कि असल में वो लोग अप्रूवल का वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी तक इस गड्ढे को भरने का उन्हें सरकारी ऑफिसर से अप्रूवल नहीं आया है। लेकिन उनकी इस बात को सुनकर किंगपिन उनसे कहता है कि अब वो उन्हें अप्रूवल दे रहा है क्योंकि वो इस पूरे शहर का मेयर है और इसलिए वो चाहता है कि जल्दी से इस गड्ढे को भरा जाए ताकि इस रोड को जल्दी से ठीक किया जा सके। और फिर हम ये देखते हैं कि किंगपिन के ऑर्डर्स मिलते ही जल्दी से गड्ढे को भरना स्टार्ट कर दिया जाता है। और अब क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग जमा होते हैं इसीलिए वो सब लोग किंगपिन के इस ऑर्डर को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड वो सबके सब यहाँ पर किंगपिन की वीडियोस बनाकर शेयर करने लगते हैं। अब इसके बाद हम मैड बुडॉक को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस आता है, लेकिन यहाँ पर आकर डिटेक्टिव कस्टन और डिटेक्टिव चेरी उससे बातचीत करते हैं एंड वो मैड से कहते हैं कि हम जान चुके हैं कि तुमने हेक्टर आइला का केस लिया है, लेकिन तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि उस पर पुलिस वाले की जान लेने का आरोप लगा है और इसीलिए तुम्हें उसका केस नहीं लेना चाहिए था। बट ये बात सुनकर मैट उनसे कहता है कि वो जानता है कि हेक्टर आइला बेकसूर है क्योंकि उसने पुलिस वाले की जान जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में ली है और इसी वजह से उसने उसका केस लिया है। लेकिन दोस्तों मैट की बात सुनकर डिटेक्टिव कस्टन और चेरी उससे कहते हैं कि असल में हम तीनों एक ही फर्म के अंदर काम करते हैं और इसीलिए अगर मैट बुडॉक इस केस को हार जाता है तो उससे उनके पूरे लॉ फर्म की बदनामी होगी। इसके साथ ही जो न्यूयॉर्क की पुलिस डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से हेक्टर आइला के पीछे पड़ी हुई है और इसीलिए उन्होंने चार्जशीट के अंदर ये बात लिख दी है कि हेक्टर आइला ने सीधा पुलिस वालों पर हमला किया और उनमें से एक की जान ले ली। और साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि उस टाइम पर वो दोनों पुलिस वाले किसी से लड़ भी नहीं रहे थे, ना ही किसी को मार रहे थे एंड इसीलिए इन सब चीजों की वजह से ही हेक्टर आइला का केस पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। और रही बात न्यूयॉर्क के पुलिस डिपार्टमेंट की, तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारे खिलाफ हो चुका है। लेकिन दोस्तों अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ये देखते हैं कि हेक्टर आइला का केस कोर्ट के अंदर आता है। यहाँ कोर्ट में जज के सामने हेक्टर आइला को रिप्रेजेंट करता है मैट बुडॉक, लेकिन मैट ये देखता है कि उसके खिलाफ जो लॉयर है जो कि बेसिकली न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो शहर का काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है जिसका नाम है हॉकबर्ग और ये हॉकबर्ग शहर का काफी बड़ा लॉयर है। एंड इसी वजह से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जब मैट बुडॉक कोर्ट में जज से हेक्टर आइला को बेल देने के लिए कहता है तब उसकी बात सुनकर जज बेल को बर्खास्त कर देता है एंड वो कहता है कि हेक्टर आइला के ऊपर पुलिस वाले को जान से मारने का आरोप है और इसीलिए किसी भी सूरत में उसे बेल नहीं दी जा सकती। एंड फिर ये बोलने के बाद ही जो जज होता है वो केस को खारिज कर देता है और वो हेक्टर आइला को जेल में डालने के ऑर्डर्स दे देता है। अब दोस्तों इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा विल्सन फिस्क के ऑफिस को देखते हैं, यानी कि उसके मेयर ऑफिस को, जहाँ पर इस टाइम पर उससे मिलने के लिए एक जर्नलिस्ट आती है। वो जर्नलिस्ट किंगपिन के ऑफिस में आती है एंड उससे बातचीत करती है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये जर्नलिस्ट और कोई नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स पे आने वाली डेयरडेविल सीरीज में दिखने वाले बेन यूरिक की भतीजी है। बट ये जो बेन यूरिक था उसकी पहले वाली डेयरडेविल सीरीज के अंदर मौत हो गई थी और अब इसीलिए डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अंदर हमें उसकी भतीजी दिखाई जा रही है। यहाँ पर ये किंगपिन को ही बताती है कि असल में न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर काफी सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि किंगपिन के यानी कि विल्सन फिस्क के खिलाफ है। यहाँ तक कि जो पुलिस कमिश्नर है वो भी विल्सन फिस्क के खिलाफ है एंड इसीलिए वो आपसे मिलना तक नहीं चाहता है। हालांकि जर्नलिस्ट यहीं पर ही विल्सन फिस्क उसकी वाइफ वेनिसा के बारे में भी पूछती है, लेकिन विल्सन फिस्क यानी कि किंगपिन यहाँ पर उसे अपनी वाइफ वेनिसा के बारे में कुछ नहीं बताता है एंड वो ये बहाना मार देता है कि उसके पास अभी टाइम नहीं है। लेकिन दोस्तों असल बात तो ये होती है कि वेनिसा ने विल्सन फिस्क को छोड़ दिया होता है और इस टाइम पर वेनिसा एडम नाम के किसी और आदमी को डेट कर रही होती है। अब इसके बाद ही विल्सन फिस्क अपने ऑफिस से निकलता है एंड वो सीधा न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के कमिश्नर से मिलता है ताकि वो उससे मिलकर आपस की दूरियों को दूर कर सके। लेकिन जब वो कमिश्नर से मिलता है तब हम ये देखते हैं कि कमिश्नर उसे बहुत बुरा भला कहता है एंड वो किंगपिन से ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से बहुत ही बुरे इंसान हो और बिल्कुल पहले जैसे हो और इसलिए भूल जाना कि मैं कभी तुम्हारा साथ दूंगा। अब दोस्तों इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है
और अगले सीन के अंदर हम डिटेक्टिव क्रिस्टिन और डिटेक्टिव चेरी को देखते हैं। यहाँ पर ये दोनों मैट के केस को लेकर सीधा हेक्टर आइला के घर जाते हैं और हम ये जानते हैं कि इन दोनों को ये पता होता है कि हेक्टर आइला ही व्हाइट टाइगर है और इसीलिए हेक्टर आइला के घर आकर वो उसकी वाइफ से मिलते हैं एंड उसकी वाइफ से हेक्टर आइला के व्हाइट टाइगर सूट को उठा लेते हैं एंड उसकी वाइफ से ये कहते हैं कि शायद से उसका ये सूट उनके केस में काम आ सकता है। अब इसके बाद इसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि न्यूयॉर्क का कमिश्नर किंगपिन से मिलने सीधा मेयर के ऑफिस आता है और यहाँ पर आकर कमिश्नर किंगपिन को अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है एंड वो किंगपिन से कहता है कि अब वो रिटायर होकर यहाँ से जा रहा है क्योंकि वो किंगपिन जैसे आदमी के नीचे काम नहीं कर सकता है। लेकिन कमिश्नर की बात सुनकर किंगपिन उसे उसकी बीवी और बेटे की फोटो दिखाता है। जो फोटो देखकर कमिश्नर ये समझ जाता है कि किंगपिन उसकी फैमिली पर नजर रखवा रहा है और इसीलिए वो कभी भी उन पर हमला भी करवा सकता है। बाकी फोटो दिखाने के साथ ही किंगपिन कमिश्नर से ये भी बोलता है कि अगर वो यहाँ से गया तो वो उसके पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की ना तो कभी सैलरी बढ़ाएगा ना उन्हें उनकी ट्रेनिंग के लिए एक पैसा भी देगा और तो और जब पुलिस वाले ओवर टाइम करेंगे तो वो उनके लिए भी उन्हें कुछ पैसे नहीं देगा और सभी पुलिस वालों से रगड़ के काम करवाएगा। और इसीलिए दोस्तों हम ये देखते हैं कि किंगपिन की इन सारी बातों को सुनकर कमिश्नर थोड़ा डर जाता है और वो किंगपिन से कहता है कि अब वो कहीं नहीं जाएगा एंड वो पुलिस डिपार्टमेंट में ही रहेगा। अब दोस्तों इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो किंगपिन यानी कि विल्सन फिस्क है एंड उसकी वाइफ वेनिसा वो दोनों ही मैट बुडॉक की गर्लफ्रेंड डॉक्टर हैटर से मिलने आते हैं और अब क्योंकि वो डॉक्टर थेरेपिस्ट होती है इसीलिए किंगपिन एंड उसकी वाइफ वेनिसा दोनों से क्लाइंट बन जाते हैं। बाकी इसी टाइम पर मैट बुडॉक जो कि हेक्टर आइला के केस पर काम कर रहा होता है उसे एक चश्मदीद गवाह के बारे में पता लगता है यानी कि एक ऐसा आदमी जिसने हेक्टर आइला और पुलिस वालों की झड़प को देखा था। लेकिन उसके बारे में जानते ही मैट बुडॉक जल्दी से उसके घर जाता है एंड वो उस गवाह को वहाँ से भगा देता है और भगाने से पहले वो उससे कहता है कि पुलिस डिपार्टमेंट उसके पीछे पड़ी है और इसीलिए अगर पुलिस वालों ने उसे देख लिया तो वो उसे जान से मार देंगे क्योंकि न्यूयॉर्क की पूरी पुलिस डिपार्टमेंट हेक्टर आइला के पीछे पड़ी है एंड वो कुछ भी करके हेक्टर को सजा दिलवाना चाहते हैं। और अब क्योंकि वो इकलौता इंसान है जो कि हेक्टर को बचा सकता है इसीलिए मैट बुडॉक उसे वहाँ से भगा देता है। लेकिन मैट के उसे वहाँ से भगाने के बाद ही हम ये देखते हैं कि वहाँ पर दो पुलिस वाले आते हैं जो कि एक्चुअल में वहाँ पर उस गवाह को ढूंढकर उसे मारने आए होते हैं। लेकिन उन्हें पता लगता है कि मैट बुडॉक ने उसे वहाँ से भगा दिया है और इसीलिए वो पुलिस वाले मैट बुडॉक को बुरी तरह से पीटने लगते हैं एंड उससे उस गवाह के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन मैट बुडॉक उनसे कुछ भी नहीं कहता है और फिर इसीलिए वो पुलिस वाले मैट बुडॉक को पीटते पीटते बंदूक निकाल लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब वो मैट बुडॉक को जान से मार देंगे। लेकिन फिर दोस्तों इसके बाद ही मैट बुडॉक अपने असली रूप में आता है और वो देखते देखते दोनों पुलिस ऑफिसर्स को ढंग से पीट के लेटा देता है और अब मैट बुडॉक को देखकर ऐसा लगता है कि अब उसके अंदर का डेयरडेविल वापस जाग चुका है। लेकिन दोस्तों फिर इसके साथ ही ये पूरा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली धमाकेदार फिल्म एक्सप्लेनेशन में, तब तक सिनेमा का आनंद लीजिए और बने रहिए हमारे साथ।